नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी कहानी मेरी जनहित याचिका का तीसरा भाग। पापा के साथ खाना खाते समय मेरी बातें होती रहीं। मैंने देखा कि पापा दोनों भाइयों के बारे में बात करने के इच्छुक नहीं हैं। वही पापा जो पहले बच्चों की बात करते नहीं थकते थे। पापा खाना खाकर लेटे और जल्दी ही सो गए। मैं थका था, लेकिन इन्हीं सब बातों को लेकर मन में चल रही उलझन के कारण नींद नहीं आ रही थी। दोनों भाइयों, भाभी और अनु की बातें घूम रही थी। उन सारी बातों का मन में एक विश्लेषण सा होने लगा। अचानक मन में यह बात आई कि कहीं यह दोनों भाई घर में जो हुआ उसके लिए पापा अम्मा को तो जिम्मेदार नहीं मानने लगे हैं, जो उनसे इस तरह मुंह मोड़ लिया है। इतने रूखे हो गए हैं कि बाप भूखा है, जिंदा है या मर गया, इसकी भी परवाह नहीं। मुझे लगा कि मेरी यह आशंका एकदम सही है कि पापा यहाँ एकदम अकेले पड़ गए हैं। उनकी देखभाल, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने तय कर लिया कि पढ़ाई हो या ना हो, अब पापा को छोड़कर नहीं जाऊँगा। मगर अगले दिन पापा बात शुरू करते ही आग बबूला हो गए। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, बाकी चीज़ों से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें भी अपनी मनमर्जी करनी है तो करो। गुस्सा होते होते यहाँ तक धमकी दे दी कि नहीं करोगे तो मेरा मरा मुँह देखोगे। यह बात कहते वक्त उनके चेहरे पर, उनकी आवाज़ में जो दृढ़ता थी, उससे मैं डर गया। आखिर मैंने यह तय किया कि एक काम वाली लगा कर जाऊँगा जो साफ सफाई, खाना पीना पूरा कर दे। घर करीब 10 दिन रुका रहा। पापा की आंखें चेक कराई, उन्हें दवा वगैरह दिलवाई। जब तक रहा तब तक उन्हें रोज़ घुमाने ले गया। भाइयों के प्रति पापा की सोच क्या बन गई है यह जानने के लिए मैंने उनसे उन लोगों की बात करने की कोशिश करता, तो पापा बिना देर किए बात या कहकर टाल देते। बेटा, वो लोग भी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको जब समय मिलता है तब वे मेरा ध्यान रखते हैं। मैं मन में कहता, पापा अपनी समस्याएं तो सभी की हैं, तो क्या कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करेगा? और आपकी यह बात बिल्कुल झूठ है कि वो लोग समय मिलने पर आपका ध्यान रखते हैं। ऐसा होता तो आपको बार बार पड़ोसियों की मदद ना लेनी पड़ती। मुझे इतने दिनों में सब मालूम हो गया है। समस्याएं तो पड़ोसियों के पास भी हैं, लेकिन आपके बुलाने पर आ तो जाते हैं। फिर बेटे क्यों नहीं? 10 दिन से देख रहा हूँ कि कोई एक बार भी देखने नहीं आया कि कैसे हैं आप, और मैं आप खा पी रहे हैं या नहीं, फ़ोन तक तो आया नहीं। मेरा मन नहीं मानो तो दिल्ली लौटने से एक दिन पहले मैंने कहा, पापा ऐसा है कि मैं जब तक लौट कर नहीं आ जाता तब तक आप बड़े भैया के पास रहिए, या फिर यहाँ मकान किराए पर दे देते हैं। आप मेरे साथ चलिए, आपको सेव करके ही मेरा मन पढ़ाई में लग पाएगा। पापा फिर बिपर पड़े, तुम मेरी सेफ्टी की चिंता मत करो, अभी मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि अकेले नहीं रह सकता। अब ज़माना बहुत बदल गया है बेटा, उसे देखते हुए अपने को ढालोगे नहीं तो नुकसान उठाते रहोगे। ठीक है, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है तो जब तक नहीं रह पाऊँगा तब तक चलाऊँ, जब नहीं रह पाऊँगा तब चला आऊँगा तुम्हारे पास दिल्ली। ज़रूर कोई अच्छे कर्म किए हैं जो तुम जैसी औलाद मिली है। यह कहते कहते वह भावुक हो उठे। अगले दिन मैं काम वाली के सहारे पापा को छोड़कर दिल्ली आ गया। आने से पहले अपना कर्तव्य समझते हुए दोनों भाइयों से, भाभी एवं बच्चों से भी मिला। बच्चों को छोड़कर बाकी सब ऐसे मिले जैसे कोई बिन बुलाए आ पहुँचे मेहमान से मिलता है। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि इतने दिन रहे, दोबारा क्यों नहीं आए। मंझले भैया की अनु ने जरूर कहा, आप तो दोबारा आए ही नहीं। मैंने कहा, बस कुछ काम में उलझा रहा। इस बार दिल्ली आने के बाद मेरा मन हमेशा पापा पर लगा रहता। कैसे हैं वो, क्या कर रहे होंगे, खाना खाया कि नहीं। आते वक्त मैं 2-3 पड़ोसियों के मोबाइल नंबर ले आया था। उन्हें फ़ोन करता रहता, हाल चाल लेता रहता। काम वाली को दिन भर में 2-3 बार फ़ोन करके पूछता रहता, खाना दिया कि नहीं, उनकी तबीयत कैसी है। वास्तव में यदि पापा का पढ़ाई पर इतना जोर ना होता, वो इसे अपनी अंतिम इच्छा ना कहते, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि मैं पढ़ाई छोड़कर लखनऊ चला जाता। लेकिन पापा ने जो बेड़ियाँ डाली थी वो पढ़ाई पूरी किए बिना खुलने वाली नहीं थी। इसलिए मैंने जी जान से पढ़ाई पर ध्यान दिया। प्रोफेसर के एकदम पीछे पड़ गया, मगर उनके जितना पीछे पड़ता वह उतना ही हर चीज़ को उलझा देते। इससे मेरी उलझन बढ़ गई। मैं चिड़चिड़ा सा होने लगा। खींच कर मन में यह भावना पनपने लगी कि जो होना होगा होगा। अब प्रोफेसर या किसी के पीछे नहीं पड़ूंगा। इधर पैसों की दिक्कत भी शुरू हो गई थी। घर पर नौकरानी और कई अन्य बातों से खर्च बढ़ गया था।
इसलिए मैं पापा से कम पैसा मांगता। पहले जो कमरा लेकर अकेले रहता था वह छोड़ दिया। वहाँ से एक सीनियर के साथ रहने विकासपुरी आ गया। उनके साथ कुछ और लड़के भी रहते थे। उनमें एक एमटेक कर रहा था, बाकी भी ऐसे ही कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। सीनियर जो थे वह भी मेरी तरह रिसर्च स्कॉलर थे। कहीं कुछ काम भी करते थे। रोज़ के काम के लिए बाई थी। यहाँ आकर मैं खर्च में कटौती कर ले गया, लेकिन इन साथियों का खाने पीने जीवन शैली से शुरुआती कुछ हफ्तों तक मैं बड़ा असहज था। मगर यह साथी इतने उस्ताद थे कि मुझे जल्दी ही अपने जैसा बनाने में सफल हो गए। पहले जहाँ महीने में एक आध बार नॉनवेज लेता था, अब वह महीने में 20-22 दिन हो गया। पहले जहाँ स्मोकिंग, टोबैको, वाइन आदि की आदत नहीं थी, मॉडल शॉप पर कभी कभी ले लिया करता था। अब स्मोकिंग बराबर चलती, वाइन वगैरह भी शुरू हो गई। फैशन का चस्का भी बढ़ता गया। खर्चा मेरा दोगुना से ज़्यादा हो गया था। वहाँ खर्चा कम करने गया, मगर वह कई गुना और बढ़ गया। लेकिन इन साथियों ने मन ऐसा बदला था कि एक बार भी वहाँ से हटने की बात मन में नहीं आती। बचत कैसे करूँ, खर्च में कटौती कैसे करूँ, यह मन में नहीं आता। बल्कि और पैसा कैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं, यह बात मन में आई नहीं, बल्कि उमड़ने लगी। साथियों की साखर्ची देखकर मैं सोचता, आखिर ये सब कैसे इतना पैसा ला रहे हैं। मैं वहाँ पहुँचने के कुछ महीनों बाद से ही पापा से महीने में 2-2 बार पैसे मांगने लगा। संकोच बहुत होता, लेकिन आखिर में मांग ही लेता। मगर अचानक ही एक समस्या आ खड़ी हुई। पापा की तबीयत खराब हुई तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। सूचना मिलने पर मैं जब वहाँ पहुँचा तब तक भाई लोग उन्हें एडमिट करा चुके थे। उन्हें लंग्स में संक्रमण के चलते सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मेरे पहुँचते ही उनके देखभाल की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। भाई लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए बस 2-3 बार आ जाते, भाभी 1 बार, और मंझले भैया की अनु सुबह शाम 2 बार आती, उसी हनक अधिकार के साथ जैसे वह घर की बहू हैं। आते ही ऐसा बिहेव करती जैसे सीनियर डॉक्टर राउंड पर आई हैं। पापा से ऐसे प्यार से हाल चाल, खाने पीने की बातें करती जैसे वह उन्हें न जाने कितना प्यार करती हैं। मैंने देखा कि पापा भी उनसे इस तरह बोलते बतियाते बिहेव करते मानो वह भी उन्हें बहू मान चुके हैं। पापा करीब महीने भर हॉस्पिटल में रहे। 3 लाख से ऊपर खर्च आया। पापा के पास जो जमा पूंजी थी वह पहले 1.5-2 हफ्ते में ही खत्म हो गई थी। दोनों भाइयों ने अगर हाथ न बढ़ाया होता तो उनका ट्रीटमेंट न हो पाता। मेरे पास तो समय के अलावा और कुछ था नहीं। पापा के पास जितना था उससे सरकारी हॉस्पिटल में तो इलाज हो सकता था, लेकिन किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं। इस पूरे 1 महीने में अब सभी ने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी कुल मिलाकर पूरी की, मगर अनु ने जो किया उसे मैं किस खाने में रखूं यह समझ नहीं पा रहा था। वो मुझे समीर भैया बोलती, आवाज़ में मधुरता थी। हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे हाथ में 1000 के करीब 20 नोट थमाते हुए कहा, इन्हें रख लीजिए, पता नहीं कैसी ज़रूरत पड़ी। मेरा स्वाभिमान एकदम भड़क उठा कि क्या पापा के सारे लड़कियां मर गए हैं जो एक बाहरी के पैसों से उनका इलाज होगा? क्या मैं इतना निकम्मा हूँ कि पापा के लिए 10-20 हज़ार रुपये का भी इंतजाम न कर पाऊँगा? मैंने अपनी आग अपने अंदर ही दबाए रखकर कहा, नहीं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर आप क्यों परेशान हो रही, हम लोग तो हैं ही। मेरी इस बात पर वह बड़ी बारीक मुस्कान के साथ बोली, ठीक कह रहे हो, हम सब हैं ना, इसीलिए तो दे रही हूँ। यहाँ अंदर बाहर की बात क्यों की जाए? मैं किसी बाहरी से तो नहीं कह रही नहीं, मैं किसी बाहरी से तो कह नहीं रही, अपने देवर से ही कह रही हूँ। मैं उन्हें एकटक देखने लगा तो बोली, चलो भाभी ना सही, फ्रेंड के नाते अधिकार है ना। चलो भाभी ना सही, फ्रेंड के नाते तो अधिकार है मेरा। मेरे अधिकार तो तुम छीनना नहीं चाहोगे। मैं अंदर ही अंदर उनकी बातों से थोड़ा असमंजस में पड़ गया, फिर भी तुरंत बोल दिया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, पैसे की कोई कमी नहीं, ज़रूरत होगी तो देखेंगे। और ये अधिकार के चक्करों में मैं नहीं पड़ता। जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करता रहता हूँ। और अभी मुझे पैसे लेना क्योंकि बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं लूँगा, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मगर वह तो जैसे पीछा छोड़ने वाली ही नहीं थी। बोली, यही तो मैं कह रही हूँ कि ज़रूरत आए उस समय के लिए रख लो, और कभी कभी अपने मन को पीछे कर बड़ों की बात भी मान, और कभी कभी अपने मन को पीछे कर बड़ों की बात भी तो मानी जाती है। यह कहकर उन्होंने मुझे निरुत्तर कर दिया और बड़े अधिकार के साथ मेरी शर्ट की जेब में पैसे डाल दिए।
इसके बाद भी उन्होंने कई बार पैसे दिए जो कुल मिलाकर 40,000 थे। मैंने उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। जब महीने भर बाद पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो बड़े भैया उन्हें लेकर अपने घर चले गए। उन्होंने कहा अकेले वहाँ ठीक नहीं है और यहाँ से वहाँ जाकर देखभाल नहीं की जा सकती। उनकी बात को सबने मान लिया। मुझे भी इससे बड़ी राहत मिली। मगर भाभी या भैया ने एक बार भी नहीं कहा कि समीर तुम भी यहीं रुक जाओ। मेरा मन इससे बहुत टूट गया। अनु वहाँ भी ऐसे मिक्सअप थी जैसे कभी मंजली भाभी हुआ करती थी। मैं अपने घर चला आया। खाना बड़ी भाभी के कहने पर वहीं खा लिया था। उस दिन हॉस्पिटल में महीने भर की थकान के बावजूद मैं रात में सो नहीं पाता, क्योंकि भाइयों ने भाभी ने जो व्यवहार किया, एक शब्द किसी ने नहीं बोला कि रुक जाओ, उससे मैं बहुत आहत था। इसलिए आते वक्त सिग्नेचर का एक क्वार्टर सिगरेट लेता आया था। घर में कोई तो ऐसा था नहीं जिससे मैं छिपा था। एक पापा थे, वो भी हालात के चलते भाई के यहाँ थे। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा निश्चिंत हुआ कि चलो उनकी देखभाल होती रहेगी। मैं अकेले यहाँ क्या कर पाऊँगा। विस्की के सहारे मैं रात भर बेसुध होकर सोया। अगले दिन सुबह 10 बजे उठा, तैयार होकर पापा को फ़ोन किया। वो ठीक थे। तो मैं दिन भर इधर उधर घूमता रहा। यूनिवर्सिटी में कुछ दोस्तों के पास गया, शाम को मंजली भैया के पास गया। असल में वहाँ जाने का न मेरा मन था और न कोई और बात। मैं अनु को उनका 40,000 रुपया वापस करना चाहता था, क्योंकि मेरा मन अभी तक उनके पैसों पर लगा हुआ था। मैं जानबूझकर 9 बजे के बाद घर पहुंचा, जिससे भैया भी मिले, लेकिन तब तक वो दुकान से नहीं आए थे। पहुंचने पर अनु ने बैठाया। वो बातें करना चाहती थी पापा के बारे में, मेरी पढ़ाई के बारे में, लेकिन मैं सीधे मुद्दे पर आ गया और उनके दिए 40,000 रुपये उनके सामने रखते हुए कहा, ये रख लीजिए, 40,000 है। रुपये की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए बच गया। ये सारे नोट भी वही थे जो अनु ने दिए थे। रुपए देखकर अनु थोड़ा अचंभे में पड़ी। बोली, क्या भैया? मुझसे इतनी नफरत? उनकी इस बात से मैं एकदम सख्ते में आ गया। मैंने तो सोचा था कि वो थोड़ी फॉर्मेलिटी करेंगी और रुपए रख लेंगी, लेकिन उन्होंने तो बात का रुख ही ऐसा मोड़ा कि मैं परेशान हुआ। गुस्सा भी आया कि ये क्यों अपने पैसों से हमारे ऊपर एहसान लादना चाहती हैं। क्या पापा के लड़के इतना सक्षम नहीं है कि एक ऐसी महिला से हेल्प लें जिसका ना तो घर से कोई रिश्ता तय है और ना यह तय है कि कितने दिन साथ रहेंगी। जिससे रिश्ता था उसने तो यह गुल खिलाया। ये क्या करना चाहती हैं? जो बात करना है भैया के साथ करें, बाकी से क्या रिश्ता। मैंने भी उन्हें बड़े सपाट शब्दों में कहा, ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो बेवजह फेंक तो नहीं देता, इसलिए रखिए। हमें बेवजह किसी के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। मेरा मूड इतना ख़राब हो गया कि इतना कहकर उठा और उन्हें नमस्कार कर वापस चल दिया। उन्होंने नमस्कार का जवाब दिया या नहीं यह भी नहीं देखा। वो, सुनिए, तो आप नाराज़ हो गए क्या? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। यह कहते कहते गेट तक आ गए, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और मैंने उन पर ध्यान दिए बिना बाइक स्टार्ट की और घर चला आया। भैया से मिलने का प्लान त्याग दिया। मुझे लगा कि शायद अनु फ़ोन करेंगी, लेकिन फ़ोन नहीं आया। सोचा शायद भैया के आने के बाद आए, लेकिन नहीं आया। इससे न जाने क्यों मेरे मन में अजीब सी खींच पैदा हो गई। अगले 2-3 दिन मैं दिन में किसी टाइम पापा को देखा था, बाद में फ़ोन करता रहता। करीब हफ्ते भर बाद मुझे लगा कि वो ठीक हो चुके हैं, तो मैं दिल्ली वापस आ गया। आते समय पापा भाइयों से मिला, मगर किसी ने एक बार नहीं पूछा कि खाना वगैरह खाया कि नहीं, पैसे हैं कि नहीं। बस पापा ने पैर छूते समय आशीर्वाद दिया। ऐसे वक्त पर अम्मा की इतनी याद आई कि मैं किसी तरह अपने को रोने से रोक सका। सोचा, अम्मा होती तो क्या ऐसे जाने देती? वह तो अपने किसी भी बेटे को कहीं भी जाते समय दही अक्षत से तिलक करती थी, चम्मच से दही शक्कर खिलाती थी, आशीर्वाद देती थी। मगर यह सब अब कहाँ? अम्मा की जगह और कौन ले सकता है? अम्मा की जगह पैसे के लिए पापा ने पूछा तो मैंने कह दिया है, मगर सच यह था कि तब मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन अब मैं वहाँ ज़्यादा ठहर नहीं सकता था। लौटकर मैं कई दिन बड़ा परेशान था कि क्या करूँ, कहाँ से पैसा लाऊं। पापा से अब मैं किसी सूरत में पैसा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अब उनकी दवा पर बराबर खर्च होना था। मैंने सोचा, भाई देखभाल कर रहे हैं,
लेकिन बराबर पैसा भी खर्च करेंगे तो ऊब जाएंगे। पैसा मिलता रहेगा तो ऊबेंगे नहीं। इस उधेड़बुन से सिर फटने लगा तो आखिर मैंने तय किया कि हो चुकी पढ़ाई अब लौट चले, घर पर रहेंगे वहीं कुछ करेंगे। फिर उस दिन शाम को अपने साथियों से कह दिया कि अब मैं जा रहा हूँ। वापसी का असली कारण मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन चेहरे पर आ जा रहे भावों को रोक भी नहीं पा रहा था। आखिर एक साथी जो मेरी ही तरह रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने कहा, समीर यह बात समझ में नहीं आ रही है, रिसर्च में इतना आगे आने के बाद बीच में छोड़ना सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। फादर तुम्हारे अब ठीक है, वो जानेंगे तो उनको बुरा लगेगा। जिस तरह तुम बताते हो उससे तो तुम्हें डॉक्टरेट अवार्ड होना उनकी अंतिम इच्छा है। इसलिए इस नज़रिए से देखे तो तुम जा क्यों रहे हो यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा कोई कारण है ही नहीं कि तुम सब छोड़ छाड़ कर घर चले जाओ। इसके बाद उन्होंने, जिनका नाम सौमित्र डे था और बिहार के रहने वाले थे, मुझसे सच जान ही लिया। सच जानने के बाद बोले, अब मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं जाने दूंगा। फिर उन्होंने अपनी आर्थिक समस्याओं के बारे में बताया जो उन्होंने शुरुआती दिनों में झेली थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी तरह हार मान लेता तो आज कहीं का नहीं रहता, मगर अब सब कुछ अपने हिसाब से कर रहा हूँ। वो दिन भी दूर नहीं जब मैं प्रोफेसर भी बन जाऊँगा। तब उन्होंने बताया कि वह शाम को एक कोचिंग में पढ़ाते हैं और दिन में एक कंपनी का भी काम धाम संभालते हैं। काम ठेके पर है, जो बचता है वह रात में घर पर करते हैं। उसी समय हमें बाकी साथियों के बारे में भी पता चला। केवल एमटेक कर रहा विपुल ही ऐसा था जो कहीं काम नहीं करता था। घर से जितना पैसा आता था वह उसके खर्च को देखते हुए हफ्ते भर के लिए भी पर्याप्त नहीं था। सौमित्र के कहने पर मैंने अपने विचार बदल दिए। मैंने एक बार फिर तय कर लिया कि जैसे भी हो पापा की इच्छा पूरी करनी ही है। मैंने विश्लेषण दूसरी तरह से किया कि इच्छा तो हम उनकी पूरी करेंगे, लेकिन भविष्य तो मेरा ही बनेगा। जीवन भर आराम से तो मैं रहूँगा। महीने भर बड़ी जोड़ तोड़ अथक कोशिशों और सौमित्र के सहयोग से एक काम मिल गया। उससे इतना पैसा मिलना शुरू हो गया कि मैं खींच तान कर किसी तरह अपनी गाड़ी बढ़ा सकता था। मगर साथियों की साखर्ची से मैं स्वयं को शर्मिंदा महसूस करने लगा। मेरा भी मन उन सब की तरह खर्च करने को मचलने लगा। वह सब के सब ठीक वीकेंड पर रात 9 बजे तक मस्ती पर निकल जाते, फिर अगले दिन आते। बीच में भी ऐसे कई दिन होते जब इनमें से कोई ना कोई रात को लौटता नहीं। इन सब ने मुझे तब तक यह नहीं बताया था कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। पूछने पर यही कहते हैं, हम वो मज़ा लेते हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते और हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि कैसे बताइए हमें आता नहीं। जब आता नहीं तो बताएं क्या। जानना है, मज़ा लेना है तो साथ चलो। मैंने कहा, तो ठीक है, बताओ ना कब चलना है। वैसे पार्टी सार्टी के लिए फ़िलहाल मेरे पास पैसा नहीं है। इस पर विपुल हंस पड़ा। अरे डिब्बे से बाहर निकल, तभी जान पाएगा कि ऐसी पार्टियां भी होती हैं जिनमें पैसे की ज़रूरत ही नहीं होती है तो जिंदा दिली की, एक कंप्लीट पर्सनालिटी की। जब ये हो तो पैसा और मज़ा दोनों आता है। कूल मैन, अब तुम तय कर लो कि कूल ही बने रहोगे या एक कंप्लीट मैन की तरह जियोगे। मुझे उसकी बात बड़ी अटपटी लगी, साथ ही चैलेंज भी और रहस्यमय भी। मैंने उसके साथ साथ सौमित्र से भी और जानना चाहा, लेकिन उन्होंने भी कहा, जानना है तो साथ चलो। ऐसा एंजॉयमेंट पहले कभी नहीं मिला होगा, इसका हम चैलेंज करते हैं। उन सब की बातों ने मुझमें उत्सुकता की ऐसी लहर पैदा कर दी कि मैंने भी एक बार चलने का निर्णय ले लिया। 2 दिन बाद ही वीकेंड था। जब मैंने उन सब से कहा कि मैं चलूँगा तो विपुल ऐसे चहका जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। बोला, अरे वाह, टीम में फ्रेश प्लेयर आ गया है, कल की पार्टी की तैयारी आज से ही शुरू कर दी जाए। बाकी सब भी उसके सुर में सुर मिलाकर हंस पड़े। रात 10 बजते बजते सब तैयार हो गए। सब ने लिवाइस पेपे की महंगी जीन्स, ब्रांडेड शूज, टी शर्ट पहन रखी थी। जीन्स तो मेरी भी ब्रांडेड थी, लेकिन टी शर्ट नहीं, शूज़ भी ठीक ही थे। उन सब की यह सारी बातें मुझे रहस्यमय लग रही थी और मुझे आगे भी बढ़ा रही थी। सब ने अपने ऊपर डीओ ऐसे डाला था मानो उसी से नहा लेंगे। पूरा कमरा उसकी स्मेल से महक रहा था। करीब 10 बजे 2-2 के जोड़ों में आगे पीछे सब निकल लिए। मैं सौमित्र की बाइक पर था, विपुल की बाइक पर जेवियर और सुहेल की बाइक पर जसविंदर था।
मैं उस टीम में एक ऐसा सदस्य था जिसे ये नहीं मालूम था कि करना क्या है, जा कहाँ रहे हैं। आखिर में एक काफिला साउथ एक्सटेंशन मार्केट में एक बड़े रेस्टोरेंट के पास रुक गया। इशारों में सब में क्या बात हो गई मुझे पता नहीं चला। फिर वहीं पास की पार्किंग में बाइक खड़ी कर सब अलग अलग चहलकदमी करने लगे। सौमित्र मैं वापस रेस्तरां के पार्क के पास खड़े हो गए। मैं भी उत्सुकता से उन्हीं के साथ खड़ा रहा। चहलकदमी करते बाकी में कोई सिगरेट पी रहा था तो कोई च्युइंगम चबा रहा था, मगर एक काम सब ने कर रखा था कि अपनी अपनी रुमाल अपने गले में बांध ली थी। उन सब की यह नौटंकी मेरी समझ में एकदम नहीं आ रही थी। तभी थोड़ा से आगे एक लग्जरी महंगी कार बहुत धीमी स्पीड में आकर रेंगने से लगी। मेरी नज़र उस कार के लुक के कारण उस पर चली गई थी। वह रेंगती हुई आखिर रुक गई। तभी मैं चौंका। विपुल अचानक ही वहाँ कार के पास पहुँचा। अंदर जो भी ड्राइवर था उसने विपुल की तरफ के दरवाजे का शीशा थोड़ा नीचा किया। विपुल भी थोड़ा झुका। शायद वह अंदर बैठे शख्स से कुछ बातें कर रहा था। बमुश्किल 2 मिनट बीता होगा कि कार का दरवाज़ा खुला और विपुल अंदर बैठ गया। उसके बैठते ही कार एक झटके में स्पीड लेती हुई सीधे आगे को निकल गई। मैंने सौमित्र की ओर देखा तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। धीरे धीरे च्युइंगम चबाए जा रहे थे। इसके बाद जेवियर, जसविंदर, सुहेल भी इधर उधर टहलते रहे। 15 मिनट भी न बीता होगा कि जेवियर भी निकल गया। इसके बाद जसविंदर, सुहेल बाइक से कहीं और निकल गए। मैं सौमित्र के साथ ही रहा। तभी मैंने वहाँ कुछ और नौयुवकों को भी गले में रुमाल बांधे देखा। मुझसे जब रहा ना गया तो मैंने सौमित्र से पूछा, आखिर वो क्या रहा है? विपुल और बाकी सब गए कहाँ? सभी कहीं एंजॉय करने के लिए चलने की बात कर रहे थे, सौमित्र ने च्युइंगम थूकते हुए कहा। विपुल और बाकी सब तो एंजॉय करने गए रात भर को, अब वो कल मिलेंगे और मैं भी निकलूँगा थोड़ी देर में। मैंने कहा, और मैं? आप लोग तो मुझे भी लाए हैं साथ। सब लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं। सौमित्र ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुनो, यहाँ सब अकेले ही जाते हैं। मैं भी किसी के साथ चला जाऊँगा तुम्हें यहीं अकेले छोड़कर, उस लेडी के साथ जो आएगी और रात भर अपनी कंपनी के लिए मुझे साथ ले जाएगी। तुम भी एंजॉय करने आई हो तो हम दोनों की तरह एंजॉय करो किसी लेडी के साथ जो रात भर कंपनी के लिए तुम्हारा साथ चाहे। मैंने कहा, मैं यहाँ किसी लेडी को जानता ही नहीं, मुझे कोई क्यों कॉल करेगी? इस पर सौमित्र ने कहा, डियर, इस खेल में कोई परिचित कभी भी कॉल नहीं करेगा। अपनी रुमाल निकालो, गले में बांधो, कोई लेडी खुद कॉल करेगी, आएगी। फिर आगे सौमित्र ने जो बताया उससे मैं भौचक्का रह गया। जिनके साथ में आया था एंजॉय करने हुए सब तो घिनौने लोग थे, सौमित्र भी। मतलब मैं इतने दिनों से गिगोलोज के साथ रह रहा था। मुझे शॉर्ट में डिटेल्स बताते हुए उसने कहा, इसमें मज़ा भी है, पैसा भी है। ये रिच वुमेन कई बार 2-3 घंटे के लिए साथ ले जाती हैं, तो कई बार रात भर के लिए। हर एक की अलग अलग फीस है। तुम भी जाना चाहते हो तो गले में रुमाल बांधो, जल्दी ही कोई आ ही जाएगी। मैंने कहा, रुमाल ज़रूरी है क्या? तो उसने कहा, इससे रिच वुमेन जान जाएगी कि तुम रेडी हो। हाँ, रुमाल की लंबाई तुम्हारे प्राइवेट पार्ट की लंबाई को इंडिकेट करती है। और फिर सौमित्र ने अलग अलग लंबाई के लिए अलग अलग साइज़ की रुमाल बता दी। अपनी बात पूरी करवा बोला, अब मैं भी तुमसे अलग रहूँगा, नहीं तो कोई लेडी मुझे कॉल नहीं करेगी, तुम भी रुमाल बांध लो। मुझे असमंजस में पड़ा देखकर उसने कहा, अच्छा, तुम डिसीजन लेते रहना, मैं चलता हूँ। यह कहकर वह रोड की दूसरी तरफ चला गया। इसके पहले गिगोलोज के बारे में मैंने सुना था, मगर यहाँ तो देखने की छोड़िए उन्हीं के साथ रह रहा था, गिगोलो यानी पुरुष वेश्याओं के साथ। मैं ज़्यादा देर वहाँ खड़ा नहीं रहना चाहता था, इसलिए सौमित्र की बाइक जो मेरे पास थी उसे लेकर पहले इधर उधर घूमता रहा। फिर करीब 2 बजे घर आकर सो गया। सौमित्र मुझसे अलग होने के बाद मुश्किल से 20 मिनट था वहाँ। फिर एक कार रुकी थी, वह आराम से चहलकदमी करते हुए पहुँचा था वहाँ। कुछ देर बाद वह भी विपुल की तरह कार में बैठकर फुट हो गया था। घर लौटने और सोने तक मैं इस कन्फ्यूजन में था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इन सब के साथ रहना चाहिए या नहीं, ये सब जो कर रहे हैं वह सही है या गलत, यह भी नहीं तय कर पा रहा था। असल में मेरा भी मन भटक रहा था। उन लग्जरी गाड़ियों, उनमें बैठी महिलाओं और उनसे मिलने वाली रकम, और साथ ही उनके साथ
सेक्स के अट्रैक्शन ने, बल्कि यह कहें कि पैसे से ज़्यादा मेरा मन सेक्स की तरफ भाग रहा था। मन में यह भी आया कि बेवजह लौट आया चला जाता, यहाँ अकेले पड़ा बोर ही तो हो रहा हूँ। कौन है यहाँ देखने वाला, किसको परवाह है यहाँ किसी की। ये सब इतने दिनों से यह सब करते आ रहे हैं, कौन जान पाया। मैं तो साथ रह के भी नहीं जान पाया। इन सब ने बताया तभी मालूम हुआ। इन सब की कमाई तो इससे ही हो रही है, नहीं तो ये भी मेरी तरह क्राइसिस झेल रहे होते। मगर इसके बारे में सब कुछ जाने बिना कदम बढ़ाना भी तो अच्छा नहीं है। यही सब सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह जब नींद खुली तो 10 बज रहे थे। उठकर देखा तो सारे साथी अपने अपने बेड पर बेसुध पड़े थे। इंटरलॉक की चाबी सबके पास थी, इसलिए किसी को उठाने की जरूरत नहीं होती थी। उठते ही पेपर चाय की आदत से मजबूर मैंने चाय बनाई। पेपर पड़ा था दरवाजे पर, उसे ले आया। घंटे भर पढ़ता रहा, फिर तैयार होकर प्रोफेसर के यहाँ चला गया। छुट्टी में उनके यहाँ ड्यूटी बजाना जरूरी था। सभी साथी क्योंकि 6-7 घंटे से पहले उठने वाले नहीं थे, इसलिए मैं भी शाम से पहले लौटने वाला नहीं था। सभी साथियों का यह नियम था कि जब भी रात को अपने मिशन पर निकलते तो अगले दिन पूरा समय सोते। शाम को जब मैं लौटा तो घर में चिकन मटन विस्की चल रही थी। मुझे देखते ही विपुल बोला, वेलकम वेलकम माय डियर, एंजॉय द पार्टी। और मैं जब तक बैठूं तब तक उसने एक पैक बनाकर मेरे सामने रख दिया, साथ में सिगरेट, लाइटर, ढेर सारे चिकन लेग पीस से भरी प्लेट, चिकन मंचूरियन की प्लेट भी। इस समय सब के सब फुल मस्ती में थे, सब अच्छे खासे नशे में थे। मैं भी उनके साथ शामिल हो गया। जिन लेडी के साथ इन सब ने रात बिताई थी, सब उन्हीं की बातें कर रहे थे। हमेशा की तरह बातचीत में उन लेडीज़ के लिए एक से एक वल्गर वर्ड्स बोले जा रहे थे, बातें की जा रही थी। कोई उनकी फिजिक की बात करता, कोई सेक्स को लेकर उनकी जानकारी, उनकी इच्छा, उनकी पसंद की बात करता। बेडरूम, फर्नीचर, गाड़ियाँ, सब कुछ शामिल था इसमें। मैं सच जान चुका था। सब यह सोचकर आज और भी खुलकर बातें कर रहे थे। पहले कुछ बातें संकेतों में होती थी, इसलिए मैं समझ नहीं पाता था, मगर आज बातचीत बिल्कुल साफ थी। बातचीत में सब अपनी अपनी कमाई भी बताना नहीं बोल रहे थे। सबसे ज़्यादा जसविंदर ने 15,000 रुपये कमाए थे, सबसे कम जेवियर ने केवल 9,000। पार्टी खत्म हुई तो सब बाहर निकल गए घूमने के लिए, मुझे भी साथ जाना पड़ा। भीतर से मेरा मन कह रहा था कि कोई भी बाहर ना जाए, इस समय सब नशे में हैं और ऐसे में ड्राइव करना अच्छा नहीं। कहीं चेकिंग वगैरह में पकड़ लिए गए तो और मुश्किल। देर रात जब सब लौटे तो नशा उतर चुका था। सब अब मुझसे इस बारे में खुलकर बात कर रहे थे, मुझे इस लाइन की बारीकियां बता रहे थे और फील्ड में तुरंत उतर आने को कहने लगे। तर्क एक से एक कि अभी हम पैसा इतना कमाते नहीं, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना ही पड़ेगा। और उन सब की तमाम बातों के बाद मैंने उन्हीं के सुर में बोल दिया कि अगले वीकेंड पर चलूँगा और गेम खेल कर ही लौटूँगा। सक्सेस को लेकर मैंने संदेह व्यक्त किया, और यह भी कि सड़क पर गले में रुमाल डालकर मैं चल पाऊंगा या भी कुछ निश्चित नहीं कह सकता। तो सौमित्र बोला, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुमाल बांधकर नहीं चलना चाहते तो एक पॉइंट ऐसा जहां तुम अपने को रजिस्टर करा दो। वो तुम्हारी डिटेल्स के अनुसार क्लाइंट आने पर तुम्हें कॉल करेंगे, पेमेंट भी वही तय करेंगे। तुम मिनिमम चार्ज बता देना, तुम्हें जो पेमेंट मिलेगा उसका 30% तक उस पॉइंट को देना होगा। अब 30% बचाना चाहते हो तो रुमाल बांधो, नहीं तो नहीं। फिर सौमित्र ने रेट कैसे फिक्स होता है यह भी बताया। कहा यदि 4-6 पैक एप्स मेंटेन है तो पेमेंट बढ़ जाएगी। इसके बाद वीकेंड आने तक ये सारे साथी मुझे शिक्षित करते रहे। मैं इस शिक्षा दीक्षा के साथ कंफ्यूज होता रहा, जाऊं या न जाऊं, इसी में उलझता रहा। और जब समय आया तो अंततः साथियों के प्रोत्साहन ने कदम बढ़ा ही दिए। गले में रुमाल के साथ चलना मैंने स्वीकार कर लिया था, तो किसी पॉइंट में डिटेल्स दर्ज नहीं कराई। उस दिन सभी एक ही जगह न जाकर 3 तरफ निकले। मैं सौमित्र के साथ जनकपुरी गया, जेवियर सुहेल INA अंसल प्लाजा और विपुल कनाट प्लेस को चला गया। जसविंदर किसी पब को चला गया। सौमित्र किसी पब, कॉफी हाउस या डिस्कोथेक में रुमाल बांधकर चलना पसंद नहीं करता था। इस फील्ड की दृष्टि से मेरा पहला दिन सक्सेसफुल रहा।
सौमित्र को क्लाइंट मुझसे पहले मिल गई थी, या यह कहे कि पहुंचते ही मिल गई थी। मुझे घंटे भर बाद मिली। तब करीब 12 बज रहे थे। उसके पहले मुझे लगा कि शुरुआत ही गड़बड़ होने वाली है। अभी तक कोई आया नहीं, लेकिन निराश मन को आखिर मंजिल मिली। एक गहरे नीले रंग की ऑडी एसयूवी मेरे सामने रुकी। मेरी तरफ वाला दरवाजे का शीशा नीचे हुआ। मेरी नज़र तुरंत गाड़ी के अंदर गई तो ड्राइविंग सीट पर बैठी लेडी को अपनी तरफ देखते पाया। गाड़ी में लाइट बेहद कम थी, फिर भी मैं उस महिला को ठीक से देख पा रहा था। उसने फ्रेमलेस चश्मा लगा रखा था, बाल कंधों से नीचे तक झूल रहे थे। उसने गोल गले की ढीली ढाली डार्क ब्राउन कलर की टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। आँख से इशारा कर उसने करीब बुलाया तो मैं गाड़ी के दरवाजे पर जाकर खिड़की पर झुका और बोला, यस मैम, कैन आई हेल्प यू। मेरे या कहने पर उसने क्षण भर मेरी आंखों में देखने के बाद अंदर बैठने को कहा। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया उसकी बगल वाली सीट पर। उसने गाड़ी धीरे से बढ़ाते हुए कहा, सिंस व्हेन आर यू इन दिस फील्ड, कब से हैं इस फील्ड में। उसके इस अनपेक्षित प्रश्न से मैं थोड़ा गड़बड़ा गया, क्योंकि सौमित्र ने कहा था कि वो तो टाइम बताती हैं, चार्जेस पूछती है। फिर भी मैंने संभलते हुए कहा, फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ओनली, कुछ महीने से। हाउ मैनी, कितने। मैंने कहा, फॉर द लास्ट 5 और 6 मंथ्स, ये कोई 5 या 6 महीने से। इस पर वह बड़ी रहस्यमयी मुस्कान मुस्काई फिर बोली, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर द होल नाइट, आपकी पूरी रात की फीस कितनी है। मुझे सौमित्र की बातें याद आई। उसी आधार पर मैंने कहा, इट्स 20,000 रुपीज़, वुड यू लाइक टू पे दिस मच। 20,000 आप कितना देना पसंद करेंगे। मेरे इतना कहने पर वह बोली, इट्स टू मच, आई कैन अफोर्ड टू पे रुपीज़ 10,000 ओनली। या तो बहुत है, मैं 10,000 दे सकती हूँ, इट्स ऑल राइट, आई एक्सेप्टेड योर ऑफर। मैंने कहा, ठीक है, मुझे यह स्वीकार है। मैं हड़बड़ाहट में था कि कहीं डील टूट न जाए। एक कारण और था तुरंत हाँ करने का। वह करीब 35 साल की बहुत आकर्षक महिला थी। मैं वह व्यक्ति था जिसने पहले कभी सेक्स का अनुभव नहीं लिया था। यहाँ तो उम्मीदों से एकदम अलग एक शानदार महिला ने न सिर्फ मुझे सेक्स के लिए पसंद किया, बल्कि अच्छी कीमत भी दे रही थी और लग्जरी गाड़ी में खुद ही बैठा कर ले भी जा रही थी। मेरे डन करते ही वह मुस्कुराई और बोली, इट्स अ साउंड डिसीजन, बहुत अच्छा निर्णय है। फिर उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वैसी लग्जरी गाड़ी में मैं पहली बार बैठा था। वहाँ से मुझे लेकर वह कीर्ति नगर के पास एक अच्छे खासे बड़े से मकान के गेट पर रुकी। मुझे बैठे रहने को कहकर वह उतरी। गेट का ताला खोलकर गाड़ी पोर्च में खड़ी की, गेट बंद किया। मैं अब भी अंदर बैठा था। उसने खिड़की के शीशे पर नॉक कर अंदर आने का इशारा किया। उसके पीछे पीछे मैं उस बड़े से घर में पहुंचा। मुझे ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठने को कहकर वह मैडम अंदर चली गई। घर मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ की एक एक चीज़ घर की रईसी को बता रहे थे, और यह भी कि यहाँ के सदस्यों की संख्या ना के बराबर है। मुझे बैठे 5 मिनट भी न हुआ होगा कि वह महिला अंदर आई। उसके ठीक पीछे एक और महिला थी। वह उसी की बहन सी लग रही थी, मगर 2-4 साल बड़ी रही। दोनों मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैं उन दोनों को देखकर सहम गया। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।